बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नबी सती और अभी की जो ताज़ा तरीन आपके सामने रखते हैं, एक तो ये है कि इस्लामाबाद के तीनों जो हलके हैं, NA 46, NA 47 और NA 48, हमने आपको पूरी डिटेल बताई थी कि फार्म 45 के तहत कितने मार्जिन के साथ वहाँ पर तहरीक इंसाफ के तीनों रहनुमा जो है वो जीते थे, और दूसरी तरफ जो है मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई थी। क्या डिफरेंस कितना है वो भी आपके सामने रखते हैं। अभी की ताज़ा तरीन मैं आपको बताऊँ तो कल जो लियाकत चट्ठा आपके सामने है वो किया, और उसके बाद फ़ौरन हुकूमत ने जनाब जो कुछ कर सकते थे वो ये हुआ कि इन जो ट्विटर है वो बंद कर दिया गया। आज भी ट्विटर बंद है, इन 2 दिन से टॉप ट्रेंड बन गया पूरी इंटरनेशनल में। क्या हो रहा है, आप इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स क्या कह रहे हैं इलेक्शन के ऊपर। यानी पूरा का पूरा इलेक्शन इस वक्त जो है वो मशकूक होकर रह के गया है। और अभी जो इस 3 हलकों में जो कुछ हुआ है इलेक्शन कमीशन ने किया, वो मैं आपके सामने रखूँगा, तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी क्या रह चुकी है इस वक्त। क्योंकि कल के बाद एक वीडियो भी आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि लाहौर में एक प्रिंटिंग प्रेस पर एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने छापा मारा और उन्होंने निकाले का आज उस पर नून लीग के ने कहा जी कि ये फ्रॉड था, ये जाली वीडियो है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन एनी हो, उसकी भी चीज़ें सामने आनी चाहिए। अच्छा जी, हुकूमत साजी के हवाले से अगर आप देखें तो मामलात भी पाँचवें दौर चल रहा है जनाब। पीपल्स पार्टी के वो लेयर चल रही है कि साग डार के घर में आए, और आए कौन कौन है? मुराद अली शाह एक क्रेडिबल शख्स है जिसको, बाकी का कमर जमान कायरा है जो हारे हुए हैं, नदीम अफजल चांद जो हारे हुए हैं, इस तरह बाकी जो दीगर हैं। और ये पाँचवा दौर चल रहा है जनाब, ये एक दिखाने के लिए है। और साथ ही मैं आपको बताऊँ एक बहुत बड़ा जो है वो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। आज जो बैनुल अक़वामी क्रेडिट एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी फैच, उसने ये कहा है कि पाकिस्तान की गैर यकीनी जो सियासी सूरत हाल है उस पर IMF प्रोग्राम के लिए ख़तरा है। और पहले भी आपको पता है कि क्या पोजीशन चल रही है। अच्छा, एनी हो, मैं आपको बताऊँ ये NA 46, 47 और 48, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे आज हुआ क्या। आज यानी पहले तो ये सिंगल बेंच था और फिर इलेक्शन कमीशन में गया। पहले सिंगल बेंच था, जो जस्टिस आमिर फ़ारूक थे उनके ऊपर तो सबको पता है कि उन्होंने क्या करना था। उन्होंने कि मामला को सुना और सुनने के बाद वो दोबारा इलेक्शन कमीशन को भेजा, और इलेक्शन कमीशन ने यहाँ फुर्तियाँ क्या दिखाई कि 8 फरवरी को तो आपको पता है कंप्लीट रिजल्ट नहीं हो सका। 9 फरवरी को फार्म 47 के तहत रिजल्ट दे दिया गया। अच्छा जी, उसके बाद ये तीनों जो है वो चले गए 11 फरवरी को। जब कोर्ट में गए तो कोर्ट ने कहा EC जाएँ, EC में जाएँ तो स्टे हो गया। अब स्टे होने के बावजूद आप अंदाज़ा करिए कि इलेक्शन कमीशन के अफसरान को भी नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन स्टे दे रहा है। और उसके बाद 13 फरवरी को एक 47 फार्म के तहत रिज़ल्ट जारी हो जाता है। अच्छा, फिर वो कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट, फिर कहा जाता है कि आप EC जाएँ, वो EC जाते हैं। तो फिर उसके बाद ये होता है कि फार्म 49 भी मिल निकलता है। फार्म 49 जो होता है वो हतमी फार्म होता है, उसके बाद चेंजिंग नहीं होती। तो आज जब कोर्ट में मामला गया, या अभी अभी क्योंकि मैंने बताया कि अब इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो सुनी गई है, और उसमें बड़ा इंकशाफ हुआ। और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, ये वो जज हैं जिनके ऊपर कोई किसी किस्म की वो, मतलब आप समझते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे आमिर फ़ारूक साहब हैं, उनके ऊपर मुबैना तौर पर इल्ज़ामात हैं। इसी तरह जस्टिस अरबाब ताहिर हैं। इन दोनों ने जब ये देखा कि ये हो क्या रहा है, कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, इलेक्शन कमीशन एक तरफ स्टे दे रहा है और दूसरी तरफ RO जो है वो नोटिफिकेशन निकालते हुए नज़र आ रहा है। यानी वो जीत का नोटिफिकेशन निकाल रहा है, फार्म 47 में निकाल रहा है, 49 में निकाल रहा है। उस पर फिर ये आज ये अच्छी खासी क्लास ली गई इलेक्शन कमीशन की, कि इलेक्शन कमीशन की हो क्या रहा है कि यार इतनी थर्ड क्लास जो है ना, आप अगर ये अफसरान हैं कि उनको अपने इलेक्शन कमीशन का नहीं पता कि उन्होंने स्टे दिया हुआ है, और दूसरी तरफ आप नोटिफिकेशन निकालते जा रहे हैं। तो ये लग रहा है कि किसी और के हाथों में खेल रहा था। ये जो किसी के हाथों और खेल रहे थे वो मेरे ख्याल से जिन्होंने सियासतदानों ने खेला वो बढ़ गए हैं, जो ब्यूरोक्रेसी किसी के हाथों में खेल रही थी वो भी बढ़ गई है। और अब इलेक्शन कमीशन के चंद अफसरान, मैं आपको आज खबर दे रहा हूँ, पहले भी दी है, कि वो वादा माफ गवाह बनेंगे। कई पुलिस अफसरान, कई ब्यूरोक्रेसी के लोग, और हर इदारे में से आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। जो कुछ इस इदारे में, जो कुछ गुज़श्ता 2 ढाई सालों में होता रहा है, सच जो है ना वो सामने आके ही रहता है, वो ज़्यादा छुपाया नहीं जा सकता। अच्छा जी, अब फाइनली ये हुआ कि जो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब हैं और जस्टिस अरबाब ताहिर, इन्होंने कहा जी कि आप 3 दिन के अंदर अंदर RO साहब तमाम रिकॉर्ड लेके आ जाएं, हाज़िर हो जाएं। अब देखना ये होगा कि रिकॉर्ड, साथ उन्होंने ये भी कहा कि फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन जो करना चाह रहा है वो अपना जो कार्रवाई है मामूल की वो करे। तो अब देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन या RO क्या करते हैं, अपना अपना रोल करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है, जिसके कहने पे करते हैं फिर वो पीछे हट जाते हैं और पीछे बेचारे ये ज़लील व ख्वार हो जाते हैं। अच्छा, तीनों
जो नेशनल असम्बली के हल्के हैं, NA46 में आमर मसूद का टोटल वोट बैंक 45 के तहत जो वो क्लेम कर रहे हैं वो 85,793 है। और जो अन्य वकील है उनका वोट है 42,048 और 43,745 का जो है वो डिफरेंस है। और अगर नहीं है तो आप फार्म 45 को चैलेंज करें। मुस्लिम लीग नून के कोई लोग फार्म 45 लेके क्यों नहीं आ रहे? सबसे ज़्यादा तो उनके थे, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं था, उनके ऊपर कोई पुलिस नहीं उठा रही थी कि उनके फार्म 45 आगे पीछे हो, या उनकी पोलिंग एजेंट्स को किसी ने नहीं उठाया, फिर भी वो गायब हो रहे हैं, भाग रहे हैं। वजह आपको समझ, सिंपल बच्चा बच्चा जानता है कि ये तीनों सीटें हार चुके हैं और उसके पीछे जो है ना वो छुपने की कोशिश की आ रही है, RO के पीछे, कभी फार्म 45 के 47 के पीछे। दूसरे नंबर पर NA47 शोएब शाहीन है। इन्होंने वोट लिया है 1,01,596। ये वो चीज़ें हैं जो हमने देखी हैं, मीडिया को भी इन्होंने दिखाई हैं। अच्छा, जो शोएब शाहीन के अगेंस्ट जो है वो तारक फजल चौधरी ने वोट लिया है 49,678। डिफरेंस आ रहा है 51,918। इतने से तारक फजल चौधरी हारे हुए हैं। फिर आ जाते हैं NA48 अली बुखारी, इन्होंने लिया 74,427 वोट और इनके मुकाबले में राजा खुरम जो है थे 30,345 वोट लिए। 44,080 का यहाँ पे डिफरेंस है इन तीनों सीटों पे। तो अब यार इस्लामाबाद के हलकों में ये हुआ है। फिर रावलपिंडी डिवीजन में चले जाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। आप अटक से लेकर आप चले जाएँ जनाब जेलम तक। फिर गुजरात जाएंगे तो आपको और कुछ नज़र आएगा। तो कराची चले जाएंगे तो MKM की 17 की 17 सीटें जो उनको जिस तरीके से दी गई हैं, यानी इस इलेक्शन कमीशन मतलब इस कदर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इससे पहले जो जो लोग इस्तेमाल हुए हैं आपको पता चल गया है। उसमें राजा रियाज भी देख लें उसकी हालत क्या बनी है, उसमें जहांगीर खान तरीन की हालत जो आपने देखी है, उसमें परवेज़ खटक की हालत भी देख ली है। ये वो सियासतदान थे जो अब यानी बावज़ बुलंद और ज़बान ज़देआम कहते थे हम इस्टबलिशमेंट के बंदे हैं, इस्टबलिशमेंट सारी पावर्स दी हुई है। तो इस्टबलिशमेंट ने इनको इस तरीके से इस्तेमाल किया कि परवेज़ खटक जो है ना आज बेचारे जहांगीर तरीन किस पोजीशन में है, या राजा रियाज या राणा सनाउल्लाह जो है ना वो किस पोजीशन में, ये सब जानते हैं। तो एनी हो ये 3 सीटें जो है वो ये तो बहुत ही क्लियर हैं कि तहरीक इंसाफ जीती हुई है। और इसको जब तक डिले करेंगे, डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल होते रहेंगे। रावलपिंडी की 13 सीटें और कराची की नेशनल असम्बली की 17 सीटें, ये तो वो 30 सीटें हैं जिस पे सवाल ही नहीं उठता। एक होता है ना सवाल, उसका आगे से जवाब ही नहीं मिलता। फार्म 45 उनके पास नहीं होगा जो जिनके जो इक़्तिदार में रहे, जिनकी ROs अपने हैं, DCs अपने हैं, कमिश्नर अपने थे, उनके पास फार्म 45 नहीं उनको मिल रहा। वो फार्म 47 के थ्रू गेम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। एनी हो हालात बड़े कशीदा हैं। पाकिस्तान सियासी तौर पर तो हालात है ही हैं, लेकिन माशी तौर पर भी हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं कि जो सच की रिपोर्ट आई है कि सियासी गैर यकीनी सूरत की वजह से IMF प्रोग्राम ख़तरे में है। अब अगर शहबाज शरीफ हुए, जो भी हुए, ख़तरा अगर हुआ तो डेफिनेटली फिर ये क्या मसाइल होंगे। बाकी सूबों की हुकूमतें बनना शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी की जो है ब्लैक मेलिंग चल रही है। अब वो छोटे लेवल पे ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं। अब वो इसहाक डार के घर जा रहे हैं, पहले वो बड़े घर गए, अब इसहाक डार के घर जा रहे हैं। नदीम अफजल चंद और कमर जमान कायरा क्या जो है ना वो डील करेंगे, ये आप बाखूबी जानते हैं। अभी तक लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो तक पहुँच सकें।